Ratna Bhushan, a friend, motivator, and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist, and policy advisor. A comprehensive current for dedicated student. A comprehensive current for dedicated students. Source: The Hindu and Navbharat Times. कठिन है पर घटा सकते हैं चीन से आयात. कठिन है पर घटा सकते हैं चीन से आयात. इस आर्टिकल को लिखने वाले व्यक्ति हैं जयंती लाल भंडारी जी इन नवभारत टाइम्स. भारत चीन द्विपक्षीय कारोबार की रफ्तार इस समय धीमी हो गई है. हाल में चीन के सीमा शुल्क सामान्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया है कि वर्ष 2001 में दोनों देशों के बीच कारोबार 3 अरब डॉलर का था, जो 2 साल दर साल बढ़ते 2018 तक 95.7 अरब डॉलर का हो गया. लेकिन इसके बाद 2019 में घटकर 92.68 अरब डॉलर मूल्य पर आ गया. वर्ष 2018 में चीन ने भारत को 76.87 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात किया था, पर 2019 में भी थोड़ा घटकर 74.72 अरब डॉलर मूल्य पर आ गया. दूसरी तरफ भारत ने 2018 में चीन को 18.83 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात किए, जो वर्ष 2019 में घटकर 17.95 अरब डॉलर रह गया. कम होता व्यापार घाटा. दोनों देशों के बीच व्यापार में गिरावट के साथ साथ वर्ष 2019 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा चीन को निर्यात की तुलना में वहां से आयात का आधिक्य 56.77 अरब डॉलर रहा. इसके पहले साल 2018 में व्यापार घाटा 58.04 अरब डॉलर था. स्पष्ट है कि चीन के साथ व्यापार घाटे में भी कमी आई है. फिर भी स्थिति आज यही है कि हम चीन को 1 रुपये मूल्य का निर्यात कर रहे हैं तो वहां से करीब 4.5 रुपये मूल्य का आयात करते हैं. हमारे कुल विदेशी व्यापार घाटे का करीब 1/3 चीन से ही संबंधित है. हमारे देश में सबसे अधिक आयात चीन से होता है. स्थिति है कि शादी समारोह से लेकर जन्मदिन, होली, दिवाली, रक्षाबंधन सहित तमाम त्योहारों के सामान सहित कोई 1000 से अधिक वस्तुओं का आयात चीन से बड़े पैमाने पर किया जाता है. ये मेड इन चाइना सामान सस्ते दामों पर देश के कोने कोने में सरलता से उपलब्ध है. चीन से आयात और व्यापार घाटा कम होने का जो परिदृश्य इधर उभरा है, उसके आगे भी बढ़ने रहने की संभावना कुछ स्पष्ट कारणों से दिखाई दे रही है. इन दिनों चीन द्वारा भारत के साथ पूर्वी लद्दाख सीमा पर जिस तरह सैन्य तनाव निर्मित किया गया है, उससे पूरे भारत में चीन विरोधी माहौल है. ऐसे में देश में व्हाट्सएप पर सक्रिय अधिकांश समूह चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान चला रहे हैं. यद्यपि भारत विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रावधानों के तहत चीन के आयात पर प्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं लगा सकता, लेकिन भारत सरकार चीनी सामानों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जरूर लगा सकती है. यह एक प्रकार का शुल्क है जिससे चीनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और भारतीय उत्पादक उनका मुकाबला कर सकेंगे. भारत ने चीन से दूध और दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है क्योंकि उनकी गुणवत्ता अस्वीकार्य है. इसी तरह कुछ मोबाइल फ़ोन जिन पर अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल स्टेशन उपकरण पहचान संख्या या अन्य सुरक्षा सुविधाएं नहीं हैं, उन्हें भी प्रतिबंधित किया हुआ है. इसके साथ ही चीन से कुछ इस्पात उत्पादों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है. निश्चित रूप से भारत के ऐसे कई चमकीले आर्थिक पक्ष हैं. इस समय भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है. भारतीय बाजार दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे में चीन के लिए इस बाजार को नज़रअंदाज करना नामुमकिन है. उतना ही नहीं, दवाओं का कच्चा माल उपलब्ध कराने वाली चीनी कंपनियां भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बिना नहीं चल पाईं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई को मन की बात के 65वें प्रसारण में कहा कि इस दशक में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. उन्होंने संकेत दिया कि देश में ही निर्मित हो रही वस्तुओं को अन्य देशों से आयात न करने पर विचार किया जाएगा. वर्ष मई 2020 में घोषित किए गए आर्थिक पैकेज में छोटे उद्योग कारोबार के लोकल के लिए वोकल होने की जरूरत संकल्पना की गई है. इससे स्थानीय और स्वदेशी उद्योगों को भारी प्रोत्साहन मिलेगा. कोरोना के संकट में जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ढह गई, तब लोकल यानी स्थानीय आपूर्ति व्यवस्था, स्थानीय विनिर्माण, स्थानीय बाजार व्यवस्था के बहुत काम आए हैं. ऐसे में भारत आत्मनिर्भरता की डगर पर आगे बढ़कर और गैर जरूरी आयातों को निर्यात करके चीन पर आर्थिक दबाव बना सकता है. जब हम देश की आत्मनिर्भर बनाने के मामले में विभिन्न चुनौतियों को देखते हैं तो पाते हैं कि कई वस्तुओं का उत्पादन बहुत कुछ आयातित कच्चे माल और आयातित वस्तुओं पर आधारित है. खासकर दवा उद्योग, मोबाइल उद्योग, चिकित्सा उपकरण उद्योग, वाहन उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक जैसे कई उद्योग बहुत से आयातित माल पर भी आधारित है. मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल भी चीन से आयात किया जाता है. विकल्प की तलाश. अभी चीन के सामानों पर भारत की
जैसी निर्भरता है, उसे ध्यान में रखते हुए चीनी सामानों पर अचानक कोई विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन आयात की जा रही वस्तुओं की जगह लेने के लिए यदि हम शीघ्रतापूर्वक स्थानीय उत्पाद तैयार करें और 50% ज़रूरत भी पूरी कर लें तो यह देश की उपलब्धि होगी। इसके साथ साथ यह रणनीति भी बनानी चाहिए कि अधिक ज़रूरी आयात के लिए चीन की जगह वैकल्पिक देशों का चयन करें, जैसे में सिंगापुर, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश से आयात बढ़ाकर चीन पर निर्भरता घटाई जा सकती है। उम्मीद करें कि अब सरकार द्वारा चीन से कम जरूरी आयात को निर्यात नियंत्रित किया जाएगा। साथ ही देश के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए आयात की जा रही ज़्यादा जरूरी वस्तुओं और कच्चे माल को देश में ही उत्पादित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। चीन से व्यापार घाटा कम करने की यह रणनीति निश्चय ही कारगर साबित होगी। The next important news is from Hindu newspaper, an unraveling of the group of seven. This article was written by Jayant Prasad. With the world in disorder, a new mechanism will have a value only if it focuses on key global issues. The next G7 summit, tentatively scheduled in Washington, D.C. in mid-June, has been postponed by the host, US President Donald Trump. His decision, followed by German Chancellor Angela Merkel's decision to stay away from the meeting, was ostensibly because of restrictions on the travel imposed by COVID-19. She may not have wanted to go just for a photo opportunity. The recent meetings of G7 have had a desultory result. Logic of expansion. While they're postponing the summit to at least September, Mr. Trump declared that in any case, G7 is a very outdated group of countries and no longer properly represented what's going on in the world. He asked rhetorically, why not a G10? Why not a G11 instead, with the inclusion of India, South Korea, Australia, and possibly Russia? Elaborating this logic, the White House Director of Strategic Communication said US President wanted to include other countries, including Five Eyes countries. Five Eyes countries, intelligence, Australia, Canada, New Zealand, the United Kingdom, and United States, to talk about the future of the China. A Chinese Ministry of Foreign Affairs officially immediately reacted, labeling it as a seeking or clicking targeting China.